जीडीएनटी के ऊपर ना एक बहुत बड़ा हुआ है कि बहुत टफ है, ये है वो है। देखिए जीडीएनटी इंपॉर्टेंट है फॉर श्योर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चंस इंटरव्यूज के पूछे जाते हैं। आप यहाँ पे सर्च अगर करोगे आरवीएम कैड जीडीटी तो आपको बहुत सारी हमारी वीडियोस दिख जाएगी। हमने बहुत सारी वीडियोस डाल रखी है एंड बार बार वही चीज़ रिपीट करने से अच्छा है कि आप ये वीडियोस ही देख लो एक बार और फिर डाउट्स के लिए नेक्स्ट सेशन में आके पूछ लो। ये 5 महीने पहले भी देखो इतना बड़ा क्राउड था, सारा जीडीएनटी पढ़ाया। उसके बाद 2 साल पहले से मैं डाल रहा हूँ, मतलब रेगुलर। एक दिन पहले भी पुणे हमारे जो सेंटर है वहाँ पे भी जीडीएनटी क्लास हुई थी। तो जीडीएनटी के अंदर कुछ खास नहीं है, मैं फिर भी आज बताने वाला हूँ बहुत सारी चीज़ें। बट आज के सेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बताने वाला हूँ कि चैट जीपीटी कैसे यूज़ करते हैं। किस स्टूडेंट ने अभी तक ये यूज़ किया है एक बारी भी लाइफ में, और कौन ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल अभी तक टच भी नहीं किया है, कभी खोला तक नहीं है। तो देखो ना, आपकी एज क्या है, क्या एज है आपकी? 20 साल के हो, आपको तो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे रहना चाहिए। और मेरी एज आपसे ज़्यादा है, मैं हर चीज़ चैट जीपीटी से करता हूँ। चैट जीपीटी इतना इंपॉर्टेंट है कि ये रेज्यूमे बना सकता है आपका। एक एग्जाम्पल दें आपको, ठीक है? ध्यान से देखिए कैसे। अभी पूरा मैं इसमें बताऊंगा कैसे चैट जीपीटी पे अकाउंट बनाना है, कैसे रेज्यूमे बनाना है। किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना बढ़िया टेक्नोलॉजी है, इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो किसको अपना रेज्यूमे बनवाना है, हाथ ऊपर करिए। कोई एक बच्चा खड़े हो जाओ सीधा, डायरेक्टली उसका बना देते हैं। अभी खड़े हो जाओ। हाँ, क्या प्रोफाइल है आपकी? नाम क्या है? नीरज गुप्ता। ठीक है, तो देखिए चैट जीपीटी में मैं क्या लिख रहा हूं, और आप सब लोग जिसकी इंग्लिश वीक है ना, जो मैं लिख रहा हूं उसको भी कॉपी कर लो। ये इतनी लाइन लिखनी है, अपने आप बना देगा। ठीक है, माय नेम इज नीरज गुप्ता। और क्या करते हो आप? आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? बीए में ग्रेजुएशन है। अच्छा, तो यहाँ लिखो आई डिड ITI। कौन से ट्रेड में करी थी आपने? इलेक्ट्रीशियन। कब करी थी? 2019 से कब तक? 21 तक? 19 को खत्म हो गई तो 2017 से 19 तक करी होगी ना। ठीक है, तो चैट जीपीटी को हमने बता दिया कि ITI इलेक्ट्रीशियन करा था 2017 से 19 तक। उसके बाद कुछ किया था आपने? अच्छा, यही किया था, यही क्वालिफिकेशन है। वर्क एक्सपीरियंस? 3 साल का मोबाइल कंपनी में। अच्छा, तो आई वर्कड फॉर 3 years। कौन सी कंपनी का नाम क्या है? ओप्पो मोबाइल कंपनी। क्या करते थे वहाँ पे? असेंबल हो गई। अच्छा, कहाँ पे थी ये कंपनी? ग्रेटर नोएडा। ठीक है, कोई नहीं, ग्रेटर नोएडा, बस इतना लिख दिया। ठीक है, तो आपकी इंफॉर्मेशन आ गई इसके अंदर। नीरज गुप्ता ITI 3 years ओप्पो मोबाइल ग्रेटर नोएडा। और कुछ, कहाँ के रहने वाले हैं आप? अम्बेडकर नगर यूपी। अच्छा, ठीक, वो सब नहीं लिखना, छोड़ दो। अभी क्या यहाँ से क्या कर रहे हो आप? यहाँ से VMC। अच्छा, तो अब तो स्किल्स में देखो, ज़्यादा लंबे सेंटेंस भी नहीं लिखने। VMC प्रोग्रामिंग एंड ऑटोकैड लर्निंग फ्रॉम, मैंने बिल्कुल गलत इंग्लिश में लिखा है सारा, RVM CAD। ठीक है, बस प्लीज़ क्रिएट माई रेज्यूमे, इतना सा लिखना है और कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखो 2 रिस्पॉन्स बना रहा है, इतना ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है कि 2 रिस्पॉन्स बना दिए, अपने आप सारा कुछ लिख देगा। इसको बड़ा करके देखते हैं एक बार। ये देखो, ये बैठ जाओ आप। रेज्यूमे बन गया नीरज गुप्ता का। करियर ऑब्जेक्टिव में आ गया, टेक्निकल एक्सपर्टीज इन असेंबली एंड डेवलपिंग स्किल्स इन VMC, जो है अपने आप इसको लिखने दो। एजुकेशन में ITI आ गया, टेक्निकल स्किल्स में अपने आप लिख दिया। ऑटोकैड में क्या लिखना था, सब कुछ तो रेडीमेड हो गया। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में असेंबली में इसने अपने आप लिख दिया। क्वालिटी चेक करता था, असेंबल करता था, टीम मेंबर्स के साथ कोलैबोरेट करना था। कितना ज़्यादा आसान है। ट्रेनिंग में अपने आप आ गया RVM CAD। स्ट्रेंथ्स में भी अपने आप लिख दिया उसने, लैंग्वेजेस भी लिख दी, सब कुछ ही हो गया। कितना आसान था, कितना टाइम लगा? मुश्किल से 60 सेकंड। ओके, और 2 रिस्पॉन्स भी दे दिए। अब इसको रेज्यूमे में कैसे बनाना है? इसको रेज्यूमे बना के यहाँ देखो कॉपी का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। हम
या तो गूगल डॉक्स, मैं तो सारा ही ऑनलाइन यूज़ करता हूँ सब कुछ। ये डॉक्स खोले, ये हमारा कुछ डेटा है, यहाँ खोला ब्लैंक डॉक्यूमेंट, यहाँ पे इसको कॉपी कर दिया, ठीक है। अब गूगल डॉक से कैसे इसको एक्सपोर्ट करना है, यहाँ पे नाम चेंज कर लो, नीरज गुप्ता, अपने आप आ गया, फाइल, डाउनलोड पीडीएफ। कितना टाइम लगा रेज्यूमे बनने में? हमारा रेज्यूमे रेडी हो गया। अभी इसमें ऑब्वियसली इसको भरना पड़ेगी अपनी इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें, ये भी चैट जीपीटी को बताओगे तो वो भी लिख देगा। अब चैट जीपीटी क्या है, इससे हम बातें कर सकते हैं, इससे हम इसको बता सकते हैं कि हमें क्या चाहिए। तो अभी इसके अंदर आप कोई मेरे को बता सकता है कि क्या गलतियां हैं? कुछ लग रहा है अपने को कि कम ज़्यादा इसमें करना पड़ेगा, कि ये बिल्कुल सही है? हाँ, आपने बताया था कि स्ट्रेंथ और हाँ नहीं होनी चाहिए, तो देखिए नहीं है। तो अब हमने क्या करा, हमने चैट जीपीटी को बोला रिमूव स्ट्रेंथ्स, कॉल स्ट्रेंथ्स, ठीक है, एंड ऐड माय फोन नंबर। आप बात कर रहे हो चैट जीपीटी से, इसमें नंबर जो है मैं अपना डाल देता हूं और ओके कर दिया। अब ये क्या करेगा, देखो बदल गया, यहां पे आ गया नंबर। अभी इसको और चीजें बोलोगे वो भी लिख देगा, टेक्निकल स्किल्स, स्ट्रेंथ्स हटा दी, ठीक है। अब मैं कहता हूं, मैंने ये भी बोला था कि 1 पेज बनाओ, तो मैं यहां लिख देता हूं मेक इट 1 पेज। लेफ्ट में देखो लिखने का ऑप्शन है। अब मैंने मेक इट 1 पेज लिखा, तो ये क्या करेगा, उस चीज को 1 पेज में भी कर देगा। तो इससे ज़्यादा क्या आसान है? पहले हमें साइबर कैफे जाना पड़ता था, वहाँ पे उसको पता भी नहीं है क्या लिखना है, सबके सेम कॉपी पेस्टेड रेज्यूमे है। ये 1 पेज में हो गया। अब इसको कॉपी करूँगा यहाँ से, फिर जाएंगे नीरज गुप्ता, ये पूरा कंट्रोल ले करेंगे और ये वाला पेस्ट कर देंगे। अभी भी 2 पेज में आ गया क्योंकि वो पेस्ट ठीक से नहीं हुआ है, ठीक है। थोड़ी बहुत इसके अंदर फॉन्ट वगैरह डिक्लेरेशन की जरूरत भी नहीं होती है, ये सब हटा के आप इसकी सेटिंग वेटिंग बिठा के इसको बना लो। तो कितना ज़्यादा आसान है चैट जीपीटी से समझना। अंडरस्टूड? तो और एक और एग्जांपल करके दें किसी का, कोई एडवांस लेवल का। आप देखिए जैसे किसी के 2 या 3 वो हो, वर्क एक्सपीरियंस हो। अभी क्या है, इसने लिखा है ओप्पो, ठीक है। अब एजुकेशन और एक्सपीरियंस में इनके केस में बेटर क्या चीज़ है? एक्सपीरियंस बेटर है क्योंकि 3 साल काम किया है, ठीक है। आईटीआई से तो बेटर है एक्सपीरियंस। तो मैं चैट जीपीटी को क्या बोलूँगा, राइट एक्सपीरियंस। मैं लिटरली इसको बता सकता हूँ, राइट एक्सपीरियंस फर्स्ट आफ्टर करियर ऑब्जेक्टिव, कि आप सबसे पहले जो है हिंदी में बात करने की कोशिश करें इनसे। एक्सपीरियंस को मुझे भी नहीं पता हिंदी में चलता है कि नहीं, मैं तो इंग्लिश में कर लेता हूँ, ट्राई कर लेते हैं, चलता है ना। एक्सपीरियंस को सबसे ऊपर लिखो। अब अगर इसने ये भी कर दिया तो फिर कुछ नहीं बचता, फिर सबका रेज्यूमे रेडी होना चाहिए। देखो सबसे ऊपर एक्सपीरियंस आ गया, इससे ज़्यादा आसान क्या होगा? ये तो जैसे व्हाट्सएप पे किसी दोस्त को मैसेज कर रहे हो, मैंने उस तरीके से भी लिख दिया, उसने वो भी करके दे दिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान है। किसी के 4 एक्सपीरियंस हो, अब मैं कहता हूँ एक और एक्सपीरियंस ऐड करो। लेट्स सपोज RVM CAD पर इंटर्नशिप करी थी, पूरा हिंदी में लिख देते हैं, CAD रोल पर अक्टूबर 2024 से जनवरी 2025 तक। अगर इसने ये भी लिख दिया तो फिर इससे आसान कुछ भी नहीं है। हमारे प्लेसमेंट सेल पे मत जाना, अब आप डायरेक्टली यहीं पे करिए। देखिए इंटर्न लिख दिया, RVM CAD, उसके बाद आ गया असेंबली, और उसने बिल्कुल परफेक्ट लिखा। पहले ऊपर इंटर्न लिखा फिर असेंबली, क्योंकि सबसे लेटेस्ट जो है सबसे ऊपर लिखते हैं। सारे लोग इसमें गलती कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। जहाँ पे पहले अभी काम कर रहे हैं वो नीचे लिख देते हैं, सबसे पुराने वाला ऊपर लिख देते हैं। इसने बिल्कुल परफेक्ट लिख दिया 1 पेज में। तो चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत एक्सट्रीम ईजी। मतलब ये तो मेरे टाइम पे कॉलेज में नहीं था ना, अब आपके पास एक टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और चैट जीपीटी आपको पढ़ा भी सकता है। मैं एक और स्टार्ट करता हूँ, देखिए चैट जीपीटी को लिखते हैं टेल मी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस
आस्क्ड फॉर VMC प्रोग्रामर्स। अब देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस देता है। बहुत सिंपल पूछ रहा है अभी, बट प्रोग्रामिंग में देखिए सिंपल ड्रिलिंग साइकिल जो है उसको कैसे प्रोग्राम करना है, कैरनेट साइकिल का क्या पर्पस होता है। अब लेट्स सपोज इंटरव्यू कल है और आपके पास नहीं है टाइम कि ये सारी चीजें मैं कैसे करूं, तो इसको क्या करो, इसको बोलो गिव आंसर ऑल्सो। ये आंसर भी दे देगा, इसको रट के चले जाना आप। तो ये सारा तो आप ही को करना है ना। अब देखिए VMC का दे दिया, जी कोड क्या होते हैं, G00 रैपिड, G01 लीनियर, G02 किस लिए होता है, टूल ऑफसेट का क्या काम होता है। हिंदी में लिखवाना है इसे हिंदी में लिखवा लो, जैसे समझना है समझ लो, बट आपके पास इसमें सब कुछ है। कैरेट साइकिल में क्या होता है, कैरेट साइकिल जो होती है वो रिपीटेटिव ऑपरेशंस, ड्रिलिंग, टैपिंग, बोरिंग को सिंप्लीफाई कर देती है, जैसे G81 बेसिक ड्रिलिंग के लिए। बस ये रट के ही आप चले जाओगे तो इंटरव्यूज क्लियर करना कितना आसान है। इसको आप प्रिंट आउट लगवा लो, कितने 5-6 प्रिंट हैं, 10 रुपये का खर्चा आना है, प्रिंट आउट करके इसको रट लो। ऐसे ही GD&T के भी इससे मिल जाएंगे क्वेश्चंस, डिजाइन के भी मिल जाएंगे, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के भी मिल जाएंगे, सब कुछ इसी से ही पढ़ के जा सकते हो आप, पर यूज करना आना चाहिए। यूज करना भी सिखा देते हैं आपको, कुछ नहीं करना, आपको लिखना है किसी को तो लिख लो, यहाँ पे सिंपल चैट GPT लिखना है आपको, उसके बाद सबसे ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे ट्राई का ऑप्शन आएगा और अपना ये बिना लॉगिन करे भी चल जाता है, वरना गूगल अकाउंट से यहाँ लॉगिन कर लेना तो भी चल जाएगा। अंडरस्टूड। अभी लॉगिन के लिए पूछ रहा है, इसको बना लेना एक अकाउंट, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर इसकी लिमिट खत्म हो जाती है तो दूसरे गूगल अकाउंट से चला लेना, चलाते रहो इसको। तो दिस इज एक्सट्रीमली इजी, पर ये लोग यूज नहीं कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट रेज्यूमे तो अपना ढंग से कर लें, बट चैट GPT को भी रेज्यूमे के लिए आपको देना पड़ेगा इनपुट। अगर आप इनपुट नहीं देंगे कि मैं नीरज शर्मा हूं ढंग से, अब देखो हिंदी में ही दे दो इनपुट, आपको इंग्लिश में ही लिखने में दिक्कत हो रही है तो आप बोल दो मेरा नाम नीरज गुप्ता है, मैंने ITI करी है, ये अपने आप लिख के दे देगा। बट एटलीस्ट इनपुट तो आपको देना पड़ेगा, उसको सपना तो नहीं आएगा ना आपने क्या किया है, वो अपने आप लिख देगा कि ओप्पो में इसने क्या क्या किया था, फिर उस पर थोड़ी सी नज़र मारनी पड़ेगी कि इसने लिख के दिया क्या है मेरे को, थोड़ा तो मतलब आपको देखना पड़ेगा ना। बिल्कुल आप ये नहीं कि जो दिया है बस कॉपी पेस्ट करके बना दो, थोड़ा सा इस पर आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पे कोई डाउट है किसी को भी? ओके। तो GD&T के लिए देखिए, GD&T के लिए ये एक फंडामेंटल्स ऑफ GD&T एक PDF है हमारे पास, हर क्लास में इसी से ही पढ़ाया जाता है। इस क्लास में भी मैं इसी से ही एक आपको क्विक सा ओवरव्यू दे दूंगा, उसके बाद आपको वीडियोस ही देख के आनी है, ठीक है। बट क्विक ओवरव्यू में भी आपको सब कुछ ऑलमोस्ट समझ आ जाएगा, राइट। तो हम हमेशा इस फिगर से स्टार्ट करते हैं। इस फिगर में जैसे ये होल है, अब ये बेसिकली क्या है, ये जो ड्राइंग दे रखी है, व्हाट इज दिस, ये एक व्यू है, राइट, ठीक है। ये टॉप व्यू भी हो सकता है, ये साइड व्यू भी हो सकता है, ये फ्रंट व्यू भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि वो पार्ट कैसा पड़ा है हमारा, ठीक है। तो ये एक व्यू है, ऑर्थोग्राफिक व्यू इसको बोलते हैं, लिख लीजिए। ऑर्थोग्राफिक व्यू जब आपको एक पर्टिकुलर डिजाइन मिलता है तो उसमें दो तरीके की ड्राइंग्स होती है। ये देखिए, ठीक है। तो ये है आइसोमेट्रिक ड्राइंग, लेफ्ट में किसी को बनानी है तो बना लो, राइट साइड में इसकी ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। तो क्या ये दोनों, ये लेफ्ट वाली 3D है कि 2D है? 3D किसको लग रहा है, हाथ ऊपर करो। 3D कहाँ है? देखिए दोनों ही 2D ड्राइंग्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट आप कर लो या तो बना लो, ये ड्राइंग 2 मिनट लगेंगे बनाने में। ये 3D रिप्रेजेंटेशन है तो 2D। मैंने एक फ्लैट पेज पे बनाई है, XY मैंने ऐसे एंगल पे बनाया है कि ये 3D दिख रहा है, बट ये 3D नहीं है, 2D ड्राइंग है, ओके। तो ये आइसोमेट्रिक बोलते हैं ऐसी ड्राइंग्स को। हिंदी में लिखना है तो जो 3D जैसा दिखा सकती है 2D ड्राइंग, बट 3D जैसा विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे रही है। 2D में 3D को दिखाने का तरीका ये लिख लो, 2D में 3D को कैसे दिखाते हैं
आइसोमेट्रिक से दिखाते हैं। एक सेकेंड, राइट। और उसके व्यूज जो हैं, उसके डिटेल्ड व्यूज, ऑर्थोग्राफिक व्यूज के प्रोजेक्शन को है, मतलब सिर्फ टॉप से देखूंगा तो ऐसा दिखेगा, फ्रंट से देखूंगा, अब फ्रंट से देखूंगा तो क्या मुझे टॉप सरफेस दिखेगी? नहीं दिखेगी। बट मेरे को क्या दिखना है? ये दिखेगा, ये सरफेस दिखेगी, ये सरफेस दिखेगी। तो मैंने इसको कैसे बना दिया? इस तरीके से बना दिया। अब मैं राइट साइड से जब देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा? एक ये और एक ऊपर वाला। तो हमने क्या करा? एक नीचे बना दिया, एक ऊपर। बट ये लाइन किस लिए बनाई है हमने? अंदर है तो डॉटेड लाइन से शो करते हैं। डॉटेड लाइन से क्या शो किया हमने? हाँ, हिडन लाइन है, बट वो क्यों दिखाया है हिडन लाइन? बताइए। कोई ड्राइंग रहती है उसमें जो पार्ट नहीं दिखते उसको हिडन लाइन, तो अंदर तो कोई पार्ट है ही नहीं, मतलब जो सेक्शन करता है उसको राइट साइड से देखेंगे। सेक्शन थोड़ी है वो, उसको ठीक वर्ड यूज करिए आप। मतलब सर जैसे वो पार्ट हम लोग राइट साइड से देखेंगे, हाँ। जो हमको वो व्यू में वहाँ पे वो ड्राइंग में रहेगी नहीं दिखेगी, हाँ। उसको दिखाने के लिए हम हिडन लाइन का यूज वो करते हैं। देखिए वहां एक, हाँ ठीक कह रहे हो आप, बट आप उसको ढंग से समझाओ कि यहाँ एक स्लॉट कटा हुआ है, ठीक है? तो बैठ जाओ। अगर राइट साइड से देख रहे हैं तो हमें तो नहीं पता चलेगा कि अंदर से तो सामान ही नहीं है, राइट? अंदर से एक स्लॉट कटा हुआ है, वो तो राइट साइड से देखेंगे तो नहीं पता चलेगा। अब मेरे पास ये ड्राइंग नहीं है और ये भी ड्राइंग नहीं है, सिर्फ ये है, तो मैं कैसे इंफॉर्मेशन दूंगा? इसलिए मैं हिडन लाइन दे दूंगा। तो हिडन लाइन के लिए भी लिख लो, अगर एक ही व्यू में, अगर एक व्यू में इंटरनल स्लॉट है, कैविटी है, उसको दिखाना है तो हिडन लाइन से दिखाना है। वो लड़का देखो सो रहा है बीच में, पूरी नींद में है। भाई जो लड़के बैठे हैं तो जब बाहर जाके सो जाओ, उनको दे दो जगह। आप ले आओ ना चेयर बाहर से कहीं, वो देखो उस चेयर खाली होगी वहां पे 4-5 ले आओ। हाँ हाँ, इधर आ भाई शिवम, बता रहा हूँ। वर्टिकल बना ले तो वर्टिकल फुल क्वालिटी में शूट कर रहा हूँ, वर्टिकल भी ले पूरा कवर कर रहा हूँ। तो हो गया, कहाँ यूज हो गया, कहाँ यूज हो गया? इसको मैं पूरा कंटिन्यू शूट कर रहा हूँ, एक कैमरा को चल रहा है स्क्रीन पे। एक ही दिन एक आध कहीं डाल दिया, वर्टिकल ले लिया, रील बना लेंगे हम। सिंपल की फैशन हुआ था, आगे पीछे उधर घूम फिर के लेते जा बस, ठीक है? दैट्स इट। देखो इंटरनली अगर कोई स्लॉट होता है, कोई कैविटी होती है, उसको एक व्यू से दिखाना है, जिस व्यू में वो नहीं दिख रहा। अब राइट साइड से ध्यान से देखिए, अंदर का स्लॉट दिख रहा है? नहीं दिख रहा, पर मुझे दिखाना है तो ये जो लाइन है यहाँ पे, ये लाइन इधर हिडन लाइन की तरह दिखानी पड़ेगी अपने को। ओके, बाकी इंजीनियरिंग ड्राइंग की ये क्लास नहीं है, उसमें मैं समझा दूंगा उसमें सेक्शंस कहाँ देने हैं, व्यूज कहाँ देने हैं। बट एनीवे कहानी, एक सेकेंड, इसको क्या हो जाता है, ये है कि ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग है, ये 2D ड्राइंग है। अंडरस्टूड? अब ये कैसी ड्राइंग है? अभी आपको बताया था मैंने, ऑर्थोग्राफिक हो गई ना, ऑर्थोग्राफिक हो गई। कौन सा व्यू है हमें नहीं पता, कोई सा भी हो सकता है। आधे लोग इस पे कह देते हैं ये है टॉप व्यू, हमें क्या पता, कुछ भी हो सकता है, साइड भी हो सकता है, टॉप भी हो सकता है, फ्रंट भी हो सकता है। अब इसमें ये होल है, इतना तो पता चल रहा है। होल का डायमीटर बता दो कोई। 0.62 से 0.63 तक लोअर एंड अपर लिमिट। ठीक है, और 0.625 किसको लग रहा है? होल का डायमीटर कहाँ दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है। कोई कह रहा है 0.63, और 0.62 किसको लग रहा है? ये मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, आप देखते नहीं हो जो भी वीडियोस हम ग्रुप पे भेजते हैं। आपने बोला 0.63 प्लस माइनस 10, तो मतलब वो तो 0.64 पहुंच जाएगा अपर लिमिट में। प्लस माइनस में क्यों दे रखा है आपने? हाँ, पॉइंट, देखिए 0.01 की बात ही नहीं है। हाँ, ये लिख लो, आप एक सिंबल बना लो डायमीटर का, उसमें नीचे 0.62, ऊपर 0.63, इसको बनाओ, सिंबल बनाओ, उसमें लिखो नीचे 0.62, ऊपर 0.63।
भाई इतना अच्छे से नहीं बनाना, जल्दी से कुछ भी बना के बस दिखा दो। ये वाला सिंबल देखो, डायमीटर का सिंबल बनाना है सिर्फ। अगर ऐसे लिमिट लिखी होती है, ये टॉलरेंस देने का तरीका है अपर और लोअर लिमिट से। लिख लो, इसमें अपर और लोअर लिमिट दे रखी है, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में है इसका डायमीटर। इसका असली डायमीटर किसी को भी नहीं पता, इसका एवरेज नहीं है। कुछ लोग 0.625 बोल देते हैं, कुछ लोग 0.62 बोल देते हैं, कुछ लोग 0.63 बोल देते हैं। तीनों गलत आंसर हैं। सही आंसर है कि हमें नहीं पता, 0.62 से 0.63 के बीच में है। प्लस माइनस जरूरी नहीं है लिखना कि प्लस माइनस में आप दो, उसको प्लस माइनस टॉलरेंस बोलते हैं, ये लिमिट टॉलरेंस है, ठीक है। और नीचे क्या दे रखा है ये कोई समझा सकता है? यही है GD&T। नीचे जो ये डब्बा है ना जिससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसी को ज्योमेट्रिक टॉलरेंस बोलते हैं। ये जो ऊपर टॉलरेंस है आप ये पूरा जल्दी से बना लो, इसमें यहां लिख दो एरो मार के कि ये है प्लस माइनस या लिमिट टॉलरेंस। डायमेंशन की टॉलरेंस है, डायमीटर कितना कम ज्यादा होगा उस चीज की टॉलरेंस है। क्या बोल रहा था मैं? डायमेंशन की टॉलरेंस है, ठीक है। और नीचे क्या है? जब डायमेंशन की टॉलरेंस दे दी तो नीचे क्यों, क्या जरूरत है ये देने की? ये जो है ये पोजीशन टॉलरेंस है, पोजिशनल ज्योमेट्रिक टॉलरेंस। अभी समझ नहीं आएगा बट लिख लो। ये बता रही है, देखिए अगर मैं कहीं पे भी होल करता हूं तो वो होल कितना बड़ा छोटा है, एक तो वो हो गया मेरे पास पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर क्या है कि होल कहां पे किया था। अगर मैं किसी को बोलो यार मेरे को पेंटिंग लगानी है अपने कमरे में, मैं बुलाता हूं कारपेंटर को, वो ड्रिल मशीन लेके आ जाता है, ठीक है। मेरे को इतना सा छोटी सी कील डालनी है, इतना बड़ा ड्रिल बिट ले आता है, जरूरत नहीं है ना, वेस्ट है। तो पहला मैं उसको क्या बोलूंगा कि कितना मेरे को होल का डायमीटर चाहिए, उस हिसाब से वो ड्रिल बिट चूज करेगा। दूसरा क्या क्वेश्चन पूछेगा मुझसे, वो होल लगाना कहाँ है। अब मैंने उसको अगर पेन से मार्किंग कर देते हैं ना, जैसे दीवार पे भाई यहां कर दे, क्या वो 100% जहां मेरा पेन क्रॉस कर रहा है वहां होल कर पाएगा? कहीं ना कहीं माइक्रोन में तो हिलेगा। वो जो हिलना है वो बताता है पोजीशन टॉलरेंस। तो पोजीशन टॉलरेंस विल टेल कि वो होल एक्चुअली कहां पे बनेगा। तो ज्योमेट्रिक टॉलरेंस का अब लिख लीजिए आप। ज्योमेट्रिक टॉलरेंस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है, हिंदी में ही लिखिए आप जैसे मैं बता रहा हूं, क्योंकि इंटरव्यू में हमें सिर्फ बताना है, ये एग्जाम तो देना नहीं कहीं। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है फीचर के बारे में। इट विल गिव यू एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फॉर फीचर्स सो दैट आवर डिजाइन्स, मतलब हमारे डिजाइन्स ताकि ज्यादा एक्यूरेट बने। ठीक है। अब जितनी इंफॉर्मेशन दोगे उतनी चीज बेटर होगी, राइट। अब जैसे ट्राइपॉड है, सारे इस ट्राइपॉड को देखिए, ठीक है। ये वाला जो ट्राइपॉड है, अब या मैं बात कर लेता हूं ट्राइपॉड के बजाय ये तो चलो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया। जैसे एक पेन है, ठीक है। अब ये जो पेन है, मैंने अगर सिंपल डिजाइन में बोल दिया कि यार इसका इतना डायमीटर होगा, इतनी लेंथ होगी, बना दो इसको, राइट। और इंडिया में पहले यही होता था। डेवलपिंग नेशंस में क्या होता है कि वहां पे सिर्फ प्रोडक्ट की डायमेंशंस की छोटी मोटी टॉलरेंस दे दी और प्रोडक्ट बन गया। जर्मनी से जब पेन बन के आता है तो वो पता है, और उसमें बताएंगे उसकी क्या फिनिश रखनी है, कितना वो कंसेंट्रिसिटी होनी चाहिए, पेन में कैसे लिखने का तरीका आ रहा है, क्या इंक फ्लो होगा, राइट। तब जाके वो एक चीज परफेक्ट होती है। तो ऐसे जैसे आप मान के चलिए, जैसे पहले 10 साल पहले जो महिंद्रा की गाड़ियां होती थी उसमें इतनी वाइब्रेशन होती थी, पुरानी स्कॉर्पियो में आप बैठो इतनी ज्यादा हिलती है वो गाड़ी, और अब वाली जो है वो इतनी ज्यादा स्टेबल है। नॉइज वाइब्रेशन हार्शनेस एक वर्ड होता है NVH,
उसमें एनवीएच है ही नहीं, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने टॉलरेंसेस पे काम किया, जीडीएनटी पे काम किया। हर पार्ट में जितना जीडीएनटी ज़्यादा दिखाओगे उतना उसकी फंक्शनिंग बेटर होगी। जब आप उसकी सरफेस फिनिश की भी बात कर रहे हो, आप स्ट्रेटनेस की भी बात कर रहे हो, कंसेंट्रिसिटी की, पोजिशनल टॉलरेंस की बात कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका पार्ट बेटर डिफाइंड होगा। तो ये वर्ड लिख लीजिए, बेटर डिफाइंड। जीडीएनटी से आपका जो फीचर है, जो पार्ट है, उसको आप बेटर तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो आपसे इंटरव्यू में पूछेंगे कि भाई जीडीएनटी क्यों यूज होता है, क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसको बोलना है सर देखो डायमेंशन तो प्लस माइनस होती रहती है, बट जितना जीडीएनटी आप दोगे उतना पार्ट बेटर बनेगा, उतना बेटर डिफाइंड बनेगा, उतना एक्यूरेट बनेगा, उतनी ज़्यादा उसमें क्वालिटी आएगी। बट जीडीएनटी के नुकसान भी है, जितना ज़्यादा आप उसमें जीडीएनटी देंगे प्रोडक्शन वालों को उतनी दिक्कत आएगी। भाई आपने बोल दिया एक मेरे को टेबल बनाना है, पर उसकी फ्लैटनेस की टॉलरेंस 0.001 दे दी, क्या ज़रूरत है? एक डाइनिंग टेबल अगर घर पे जिस पे खाना खाते हैं उसकी टॉलरेंस 0.001 की ज़रूरत ही नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है? 1 mm भी ऊपर नीचे चलेगा। बट अगर मैं एक फ्लैट सरफेस बना रहा हूँ जहाँ पे मेरे को लेट्स सपोज CMM मशीन की जो फ्लैट सरफेस है, बिल्कुल फ्लैट चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट, वहाँ पे मैं मेहनत करूँगा ना सरफेस फिनिश वैसी बनाने की। तो सारा गेम जो होता है वो जीडीएनटी कितना डिफाइन होता है उस पर मैटर करता है, प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो नुकसान क्या क्या है? देखिए जीडीएनटी जितना बेटर दोगे उतना बेटर प्रोडक्ट बनेगा, उतना बेटर क्वालिटी आएगी, उतना बेटर डेफिनेशन आएगी। पर नुकसान क्या? कॉस्ट बढ़ जाती है। लिख लीजिए कि जीडीएनटी के जितने सिंबल दोगे उतना कॉस्ट बढ़ेगी, टाइम बढ़ेगा प्रोडक्शन में। चेयर्स ले लो आप वहाँ से, है ना यार, ले आओ ना वहाँ से, पूरी क्लास उधर से ले आओ, 2-4 चेयर्स उधर बैठ जाओ। जीडीएनटी का इधर भी 2 चेयर्स है, 2 लड़के आ जाओ, आप लोग यहाँ आ जाओ, ठीक है। तो बेसिकली कॉस्ट बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, आपको टीम ज़्यादा पढ़ी लिखी चाहिए, मोर एडवांस टीम यू वांट, ठीक है। एंड इट इज़ टफ, मुश्किलें भी तो बढ़ेगी ना, जितना ज़्यादा आप टॉलरेंस कम करते जाओगे, जितनी चीज़ें डिफाइन करोगे, राइट। तो अब मैं बात बेसिकली कर किस चीज़ की रहा हूँ, मैं वो बताता हूँ आपको कि जब हम कुछ भी बनाते हैं, राइट, जैसे एक ये पार्ट है, पहले तो 2 वर्ड्स जानते हैं, एक होता है डेटम, एक होता है फीचर। क्यों हिल रहा है बार बार? नई वायर है एकदम, ठीक है। देखिए 2 आप वर्ड्स लिख लो, एक डेटम और फीचर, लेफ्ट राइट लिख लो रजिस्टर में, लेफ्ट और राइट। एक होता है डेटम, एक होता है फीचर। डेटम होता है इमेजिनरी, डेटम के नीचे लिख लो इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब काल्पनिक, और परफेक्ट, परफेक्ट लिखो, इमेजिनरी के नीचे परफेक्ट लिखो। और ये भी लिख लो उसमें कोई भी जीरो टॉलरेंस लिख लो, चलो जीरो टॉलरेंस। मतलब जब आप अपना कैड का डिजाइन बनाते हो, क्या वो परफेक्ट होता है? भाई वो तो कैड का डिजाइन सॉफ्टवेयर में तो परफेक्ट ही होगा ना। आपने 10 का सिलेंडर बनाया, 10 mm का या कुछ भी, वो तो परफेक्ट है, वो तो कैड में है, राइट। बट जब अब आप उसको बनाओगे रियल लाइफ में, क्या वो परफेक्ट निकलेगा? नहीं निकलेगा, कुछ तो माइक्रोन्स होगा ना उसमें। तो असली पार्ट को बोलते हैं फीचर, रियल शेप जो होती है उसको बोलते हैं फीचर। तो हम टेक्निकल टर्म्स में हम फीचर बोलते हैं। आपको पार्ट नहीं बोलना, आपको जॉब नहीं बोलना, फीचर बोलना है। किस फीचर की आप बात कर रहे हैं? आपको कोई इंजीनियर बोलता है कि सर आपका जो उस पर्टिकुलर जो डेटम के थ्रू इस फीचर में हमारा टॉलरेंस ज़्यादा बढ़ रही है, तो वो जो आपको वर्ड यूज़ करना है फीचर, फीचर कुछ भी हो सकता है और डेटम भी कुछ भी हो सकता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, डेटम स्ट्रेट लाइन हो सकती है, सर्कल हो सकता है, फ्लैट प्लेन हो सकता है, बट एक परफेक्ट सर्कल को हम बोलेंगे डेटम, एक परफेक्ट स्फीयर को बोलेंगे डेटम, बट एक्चुअल वाले को बोलेंगे फीचर, ठीक है। अब देखिए जैसे ये सीएनसी टर्निंग करके बना हुआ है, राइट, इस पे लाइंस आ रही है। ये क्यों आती है सर लाइंस? ये वाइब्रेशन जैसे क्लैंपिंग, हाँ, क्लैंपिंग का इशू है। टूल भी क्या पता अगर जैसे पुराना सेकेंड हैंड यूज कर लिया, हाँ, है ना, उसमें भी अगर एज है, ओके, पुराना हो गया तब भी आएगी लाइन। तो देखिए अगर वाइब्रेशंस है तो आपके पार्ट में फीचर में लाइंस आ सकती है। क्या एक एक्चुअल परफेक्ट पार्ट में वाइब्रेशन होनी चाहिए? नहीं, ना ये लाइनें होनी चाहिए। तो यही जीडीएनटी है बेसिकली। अब कितनी लाइनें अलाउड है?
कितनी इम्परफेक्शन अलाउड है वो जीडीएनटी आपको बताएगा। ठीक है, तो डायमेंशन सही भी हो इस पार्ट में, डायमेंशन जब वर्नियर से मेजर करोगे तो वो परफेक्ट आएगी, पर क्या ये पार्ट परफेक्ट है? नहीं है, क्योंकि क्या इसके अंदर हम मेजर कर रहे हैं अब? ये लाइंस है, और ये लाइंस क्या है? सरफेस फिनिश है। अब सरफेस फिनिश जो है उसके लिए तो कुछ मेजर करने के लिए अलग ही टेक्निक्स हैं, तो जीडीएनटी जो होता है वो एक्स्ट्रा आपको इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो टॉलरेंस का क्या फिर आपका फॉर्मूला हुआ, कोई बता सकता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया, दैट इज करेक्ट, या डेटा माइनस फीचर हो गया। ठीक है, तो लिख लो टॉलरेंस जो है वो डेटा माइनस फीचर। अब टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? टॉलरेंस मतलब कि मैंने लेट्स सपोज, अब जैसे बच्चे हैं घर पे बोलते हैं 90% आ जाएंगे 12th में, आए कितने 70, तो कितनी हो गई टॉलरेंस? 20%। और एक बार आ गए 95, टोटल टॉलरेंस कितनी हुई? एक बार 70 आए, एक बार 95 आए, तो 25 आए। तो इसका क्या मतलब हो? उसके माँ बाप क्या सोचेंगे कि ये जो भी बोलता है उसके ये 25 ऊपर नीचे जा सकता है, राइट? क्या पता 12.5 ऊपर नीचे 12.5 नीचे हो जाए, पर इसकी जो टॉलरेंस है वो 25% की है। और एक बच्चा है जो बोलता है मैं 90% बोलता है, कभी 91 आते हैं, कभी 89 आते हैं, तो उसकी क्या टॉलरेंस हुई? अरे 2% हुई ना भाई। अपर माइनस लोअर लिमिट लिखो, फिर ढंग से बड़ा बड़ा लिखो। टॉलरेंस होता है अपर माइनस लोअर लिमिट। उसने बोला 90, आई कितनी? एक बार 91, एक बार 89, तो उसकी टॉलरेंस कितनी हुई? 2%, अपर माइनस लोअर लिमिट। और एक बार आई 95, एक बार आई 70, तो कितना हो गया? 25 हो गया। मतलब दिमाग दोनों में है, पर एक जो है वो कभी भी मोटिवेशन छोड़ देता है, पढ़ना छोड़ देता है, कभी भी कम डाउन हो सकता है। और एक है वो कंसिस्टेंट है, उसकी टॉलरेंस 2% है, एक की 25% है। क्या पता उसकी एक बार 95 इसलिए आ गई हो कि उसने चीटिंग कर ली हो, राइट? तो टॉलरेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो टॉलरेंस होता है अपर माइनस लोअर लिमिट, यहां लिखा भी हुआ है टॉलरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट ऑन द डायमेंशंस ऑफ द पार्ट। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है, और ये बेसिक कैलकुलेशन में भी लोग गलती कर देते हैं। अब मैं आपसे कुछ टॉलरेंसेस पूछता हूं, ये जो होल है इसके डायमीटर की क्या टॉलरेंस है? अब 4 मत बोल देना यार इसको, 10 मैं उसके डायमीटर का पूछ रहा हूं। 0.1 किसने करा है? हाथ ऊपर करके। यार क्या बोल रहे हो? 0.008 और 4 किसको लग रहा है? खड़े हो जाओ जरा आप। इसका अपर लिमिट बताइए कितनी है? 0.50। ठीक है, परफेक्ट। और लोअर लिमिट? माइनस तो नहीं, प्लस ही तो है। लोअर लिमिट कितनी हुई? 0.496 और माइनस कर लो 504 से 496 कितना हुआ? 0.496 भाई 0.008 ही तो हुआ। इससे ज्यादा सिंपल क्या करूं मैं? चलो एक और चीज मैं आपको लिख के बता देता हूं। लेट्स सपोज x है डायमेंशन, ठीक है? डायमेंशन कितनी है? x प्लस माइनस, अब ये जैसा लिख रहा हूं समझ जाओ आप, 0.04। ओके, अपर लिमिट क्या हो गई? x प्लस 0.04। लोअर लिमिट क्या हो गई? 0.04। ठीक है, अब दोनों को माइनस कर दें। क्या था फॉर्मूला? अपर माइनस। तो अगर मैं इसमें माइनस ब्रैकेट में लेते हैं x माइनस 0.04, यार तो जैसे 5th क्लास के बच्चे को समझाते हैं वैसे समझा रहा हूं तुम लोगों को मैं। अब x से x कट जाएगा और 0.04 से क्या होगा? ऐड हो जाएगा, तो कितना हो गया? तो उससे क्या समझ आया कि टॉलरेंस से x से फर्क पड़ रहा है हमें, तो फिर देखना ही नहीं है आपको x क्या है। x तो कट जाएगा वैसे ही। तो अगर मैं इसकी बात करूं
मेरे को 0.5 तो देखना ही नहीं है ना, उसमें क्यों कंफ्यूज हो रहे हो आप? अपर माइनस लोअर डबल ही तो करना है। अच्छा प्लस 0.07 लिखो, प्लस 0.07 और माइनस 0.1 क्या होगी टॉलरेंस? .1। अरे यार फिर गलतियां कर रहे हो आप। ऐड ही तो करनी है, जितनी ऊपर जा रही है और जितनी नीचे दोनों को ऐड कर देना, तो 0.17 हो जाएगा उसका आंसर। किसी को कंफ्यूजन है इसमें? ऊपर कितनी जा रही है वो? 0.07 यार, 7 नहीं है 0.07, और नीचे कितनी जा रही है? 0.1। टोटल कितना हो गया? ऊपर नीचे माइनस करो 1.7, 0.17। वो आगे पीछे देख लेना आप उसका, ठीक है? अंडरस्टूड? तो ये तो सिर्फ एक टॉलरेंस है। अब लिखने के तरीके हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, या तो आप प्लस माइनस में लिख लो या आप ऐसे लिख लो, अपर और लोअर लिमिट डायरेक्टली दे दी। इसकी टॉलरेंस में तो कुछ, ये तो माइनस ही करना है बस, तो लिटरली माइनस कर देना है आपको। अगर इस तरीके की ड्राइंग दे रखी है तो इसमें हीरो मत बनना कि हम प्लस माइनस में लिख दें, कि आप क्या करोगे इसका एवरेज निकालोगे और वो प्लस माइनस करके लिख दोगे, वो मत करना। आप कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ अपर और लोअर लिमिट ही देनी है। मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ, कोई मुझे बता सकता है इसको प्लस माइनस में लिखने का क्या तरीका है? अरे इसका एवरेज है ना 6861 होगा, 0.6861 प्लस माइनस 0.0002, ऐसे भी लिख सकते हो, बट ऐसे नहीं लिखना, इसमें जैसा दे रखा है वैसा ही देखना है। किसी को कंफ्यूजन है इसमें कि ये ऐसा अलग अलग तरीके से क्यों लिखा हुआ है? जैसे प्लस माइनस करके ब्रैकेट में दो रकम लिखी होती है, तो नहीं जरूरी नहीं है ना, वो वही तो दिक्कत है, वो नहीं लिखना जरूरी नहीं है, अलग अलग तरीके होते हैं लिखने के। नहीं सर, जैसे लिखी आ गई हाँ। 7 और कॉमा लगा के 1, तो हमें पता कैसे लगेगी प्लस वाली कौन सी वो लिखा हो तो उसमें दे रखा होता है, ऐसा थोड़ी है कि आपको अनुमान लगाना है, वो तो दे रखा है ना। इसमें प्लस माइनस दे रखा है, इसमें अपर लोअर लिमिट दे रखी है। इसमें क्या है, सिर्फ प्लस में है, इसमें सिर्फ प्लस में है, माइनस में है ही नहीं टॉलरेंस। तो इसको कहते हैं यूनिलेटरल, इसको कहते हैं बायलेटरल, और इसको कहते हैं लिमिट। किसी को लिखना है तो जल्दी लिख लो, यूनिलेटरल, बायलेटरल और लिमिट। देखो यहाँ पे बना भी हुआ है, किसी को फोटो लेनी है तो फोटो ले लो, बायलेटरल, यूनिलेटरल, लिमिट। हिल कैसे रहे? ठीक है, इतना समझ गए। अब उसके बाद ये सारे बना लो सिंबल्स। फोटो ये बनाएंगे नहीं, फोटो ले, ठीक है। कोई डाउट अभी तक बताइए? सर ये यूनिलेटरल, बायलेटरल और लिमिट हाँ, पे लगेगी? डायमेंशंस पे। नहीं, हाँ मतलब कौन से डायमेंशन पे कौन सा लगेगा? हाँ, तो यही तो मैं बता रहा हूँ। चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। देखिए
एक्चुअली इट्स अ गुड क्वेश्चन। इसमें क्या है, यूनिलेटरल बायलेटरल कहाँ पे लगेगी? देखो ये डिजाइन पे डिपेंड करता है। जैसे आपने एक डिजाइन बनाया, यूनिलेटरल बायलेटरल का लिख लो पहले। तो यूनिलेटरल बायलेटरल कहाँ लगेगी? आपने डिफाइन कर दिया कि ये जो होल है ये 0.975 का है। ओके, बोलने के डिफरेंट तरीके हैं, बस ये समझो, फर्क कुछ नहीं है, बट फर्क कुछ है भी नहीं और है भी, दोनों तरीके का है। एक बार इसको ध्यान से समझो। वही मैं एग्जांपल देता हूं कि कोई माँ बाप है, वो बच्चों को कहते हैं कि देख भाई 90% आने चाहिए, ±1% चलेगा, ठीक है। दूसरे माँ बाप कहते हैं कि तू 70 से 90 के बीच में कुछ भी ले आई हो। अब समझ गए क्या डिफरेंस है? एक ने एग्जैक्ट टारगेट दे दिया कि 0.975 है और उसको ±0.005 में लाना है। इसमें क्या टारगेट दिया? इसके बीच में कुछ भी ले आओ, बस दैट इज द ओनली डिफरेंस। बोलने के दो डिफरेंट तरीके हैं। इन्होंने बोल दिया कि इसके बीच में रख लो, हमें नहीं फर्क पड़ता, चाहे वो कुछ होते हैं ना भाई बस पास हो जाइयो, बाकी देख ले जितने आते हैं नंबर, और कुछ होता है कि भाई 90 आने चाहिए चाहे जो मर्जी हो। दैट इज द डिफरेंस कि यहाँ पे हमने लिमिट्स दे दी है और यहाँ पे हमने एक एग्जैक्ट नंबर दे के उसमें एक टॉलरेंस दे दी है। दैट इज द ओनली डिफरेंस, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है तो टॉलरेंस ही, ठीक है। अब ये जो टॉलरेंसेस हैं ये होते हैं अब GD&T, जो टफ वाले होते हैं। GD&T के अंदर हमारे 5 तरीके के होते हैं: फॉर्म, प्रोफाइल, ओरिएंटेशन, लोकेशन, रनआउट, ठीक है। और इसके ये होते हैं सब टाइप्स। फॉर्म क्या क्या मतलब होता है, कोई बताओ? फॉर्म में क्या होता है? वो तो एक मतलब दिस इज वन ऑफ द थिंग्स, बट फॉर्म का मतलब क्या है? डेटम यूज नहीं करते, उसका भी एक रीजन है। डेटम का मतलब नहीं, डेटम रेफरेंस है बाय द वे। देखिए, फॉर्म का ये मतलब है कि उस पर्टिकुलर पार्ट की फॉर्म। फॉर्म का क्या मतलब होता है? शेप हो गई, राइट? लिख लो। फॉर्म टॉलरेंस का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर फीचर, पार्ट को हम बोलते नहीं है, लेट्स यूज द वर्ड, प्रॉपर वर्ड, फीचर। एक फीचर की शेप के बारे में क्या इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं। अब फीचर की शेप जो होती है, कितना कुछ स्ट्रेट है, फ्लैट है, सर्कुलर है या सिलेंडर है, ये 4 हमारे फॉर्म टॉलरेंसेस इसमें रहेंगे, ठीक है। तो फीचर का जो फॉर्म है, उस फॉर्म का क्या शेप रहेगा वो बता रहा है। भाई आपने एक शाफ्ट बनाई, ठीक है, बनाई शाफ्ट, कितनी स्ट्रेट है वो शाफ्ट, कितनी सिलेंडर है, आपने डायमेंशंस तो ठीक बना दी, बट वैसे शाफ्ट में आपके वाइब्रेशन आ रही है, राइट? तो आपको फॉर्म टॉलरेंस उसमें आएगी। प्रोफाइल क्या होता है? प्रोफाइल वहां यूज आएगी जहां पे, ये आप हिंदी में लाइन लिख लो, इंपॉर्टेंट है। प्रोफाइल वहां पे यूज आएगी जहां पे फॉर्म नहीं लग पाएगी। प्रोफाइल का तो कैसी भी शेप को प्रोफाइल बोल सकते हो आप। तो आपने प्रोफाइल ऑफ अ लाइन या प्रोफाइल ऑफ अ सरफेस तब आता है जहां पे फॉर्म नहीं आता। हर चीज तो स्ट्रेट नहीं होती ना। अब मैंने एक स्वाइप ले लिया, ऐसे कुछ भी ले लिया फैंसी सा, ये है, जैसे ये एक खिलौना टाइप का है, वॉट एवर इट इज। अब इसको अगर मैं बात करूं तो इसकी ये प्रोफाइल है ना, इसमें स्ट्रेटनेस क्या लगाऊंगा मैं? तो है ही नहीं, स्ट्रेट ही नहीं है। तो बेसिकली इसके अंदर आएगा प्रोफाइल टॉलरेंस। अंडरस्टूड? ओरिएंटेशन का क्या मतलब है? ओरिएंटेशन का मतलब है कि कैसे वो पार्ट रखा हुआ है। ओरिएंटेशन का मतलब है कि कोई पार्ट है जो मैंने कहीं रखा हुआ है, वो जो रखा हुआ है, या 2 पार्ट्स हैं, वो आपस में उनका क्या रिलेशन है, वहां पे आता है। तो इसमें आप ब्रैकेट में लिख लो, असेंबलीज में बहुत काम आता है।
डिजाइन में जो असेंबली होती है वहां ओरिएंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोकेशन भी असेंबलीज में बहुत ज्यादा आता है। ओरिएंटेशन और लोकेशन में ज्यादा फर्क नहीं है। ओरिएंटेशन उस पार्ट की ओरिएंटेशन की, वो परपेंडिकुलर एंगुलर कैसा है। लोकेशन है कि वो है कहां पे किसी और चीज के रिस्पेक्ट में। असेंबलीज में बहुत ज्यादा काम आता है। एंड रनआउट जो है, रनआउट इज फॉर सिलेंड्रिकल पार्ट्स। सिलेंड्रिकल पार्ट्स लिख दो बस, वो रनआउट होता है। ठीक है, तो ये जो टॉलरेंसेस हैं इसका कोई रूल नहीं है कि कहां कौन सा लगाना है। ठीक है, ये लिख लो, इसका कोई रूल नहीं है। कोई आपसे बोलता है यार लगा जीडीएनटी, इसमें कहां कहां लगा सकता है। जीडीएनटी में सारे सिंबल लगा दूंगा एक ही ड्राइंग में, पर ड्राइंग पढ़ने वाला भी परेशान हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग वाला भी परेशान हो जाएगा, ना पॉसिबल है। तो ये कंपनी के पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई इसमें कौन से जीडीएनटी सिंबल्स लगाएगा, उसको बोलो सर मैं तो बहुत चीज़ें लगा दूंगा, आप बता दो क्या पैरामीटर्स आपके फॉलो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, सीधा बात करते हैं फ्लैटनेस की पहले, उससे आपको इजीली समझ आएगा। फ्लैटनेस क्या है, ये टेबल है, बस ये इसका क्लास खत्म है, लास्ट है, उसके बाद आप खुद पढ़ के आएंगे मेरी पुरानी वीडियो देख के। मैं सिर्फ रीजन बता रहा हूँ कि कहाँ, ये एक टेबल है, टेबल में कितने होल्स हैं, 4 हैं। ऐसा टेबल क्यों बनाया हमें नहीं पता, पर बना हुआ है। ठीक है, टेबल की डेप्थ कितनी है, थिकनेस कितनी है, 0.75। टॉलरेंस कितनी है, 0.01। हाँ, टॉलरेंस 0.02 है। ठीक है, टॉलरेंस 0.02 है, मतलब प्लस माइनस 0.01 ये हो सकता है। ठीक है, अब अगर मैं सिर्फ ये पैरामीटर दे के डिजाइन बना दूं, फाइनल अपना पार्ट बना दूं, टेबल्स में बोलूं अब डिजाइन, मैंने डिजाइन बना दिया और मैंने बोला भाई अपनी टीम को कि अब आप टेबल बनाना स्टार्ट करो। ठीक है, तो वो कुछ भी बना देंगे। और क्या होगा कि टेबल का जो टॉप है, जैसे जिस टेबल पे हम बैठे हैं, इसको हाथ लगा, कितना स्मूथ है ये स्मूथनेस उस टॉलरेंस में डिफाइंड है, थिकनेस में नहीं है। थिकनेस तो थिकनेस है ना, स्मूथनेस कैसे डिफाइन होगी। कुछ टेबल ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मतलब लकड़ी काट के कैसे भी बना दिया, और एक है कि आप उस पर पहले ग्राइंडर चलाओगे या जो सैंड पेपर चलाओगे, फिर पॉलिश मारोगे, फिर और ज़्यादा पॉलिश मारोगे, फिर ऊपर ग्लास बिठा दोगे। तो आप जब पॉलिश मारते जा रहे हो तो क्या चेंज हो रहा है उस टेबल का, स्मूथनेस चेंज हो रही है ना, फिनिश। अब उस फिनिश को हम टेक्निकल टर्म्स में क्या बोलेंगे, फ्लैटनेस। अब फ्लैटनेस का क्या उसने कहा, यहाँ पे देखिए हमने अब एक और टॉलरेंस दे दी कि 0.002 इसकी फ्लैटनेस की टॉलरेंस है। ठीक है, इसकी थिकनेस की कितनी है टॉलरेंस, 0.02, और फ्लैटनेस की कितनी है, 0.002। मतलब ये बहुत बहुत फ्लैट है, परफेक्ट है एकदम। अब फ्लैटनेस का क्या मतलब हुआ, अगर आप एक टेबल को माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ऐसा ही दिखेगा, बिल्कुल माइक्रोस्कोप में जूम करते जाओ तो परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता। अब हमने ये 2 प्लेन्स लिए, इसको क्या बोलेंगे हम, नहीं डेटम बोलेंगे ना, डेटम बोलेंगे, क्योंकि डेटम क्या होता है, परफेक्ट होता है। तो हमने कहा जी हमारा टेबल परफेक्ट नहीं है बट हमारी डेटम परफेक्ट है, तो हमने 2 डेटम प्लेन ले लिए। क्या ये डेटम बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल फ्लैट है, यस। और इस डेटम के बीच में कितना स्पेस है, हाँ, तो ये जो टॉलरेंस है वो उस 2 डेटम के बीच में डिस्टेंस है, वो जोन है एक। ये लिख लो, जो टॉलरेंस जीडीएनटी, जो ज्योमेट्रिक टॉलरेंस में जो टॉलरेंस दी होती है ना, वो जोन्स के बीच का स्पेस होता है। आप बस इतना लिख लो, आप इंटरव्यू में हिंदी में ही उसको बोल दो, जोन्स के बीच का स्पेस, आप क्लियर हो जाओगे। तो आपने 2 डेटम प्लेन्स का जोन लिया 0.002, और आपने क्या कहा कि मेरी जो फ्लैट सरफेस है वो इस जोन में लाई करेगी, मतलब इस जोन से बाहर नहीं जाएंगी। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल लेते हैं। एक सीमेंट की रोड होती है,
और एक दूसरी वाली होती है, वो किस चीज़ की बनती है? नहीं, एक कंक्रीट की होती है, एक वो रोड़ी से जो बनती है, पत्थर टारकोल से जो बनती है। कौन सी ज़्यादा स्मूथ होती है? सीमेंटेड वाली। टारकोल में तो पत्थर होते हैं ना, सीमेंटेड वाली स्मूथ होती है ना। तो कोई से भी मान लो, उसमें कौन सी टॉलरेंस से मेजर करेंगे, कौन सी ज़्यादा फ्लैट है, कौन सी ज़्यादा स्मूथ है? फ्लैटनेस से, ठीक है, फ्लैटनेस से मेजर करेंगे ना। तो इसलिए ये जो है ये फ्लैटनेस है। अब स्ट्रेटनेस का क्या मतलब हुआ? स्ट्रेटनेस और फ्लैटनेस में देयर इज नो डिफरेंस, बट यहाँ पे हम प्लेन की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम एज की बात कर रहे हैं। तो ये जो पार्ट है इसको साइड से देख लो। अगर इसकी डायमेंशन जो है 1 इसकी विड्थ है, 0.02 इसकी टॉलरेंस है, बट इसकी स्ट्रेटनेस की इन्होंने एक टॉलरेंस दे दी 0.006, जिसका मतलब कि हम दो स्ट्रेट, अब प्लेन लेंगे कि लाइन लेंगे? लाइन लेंगे, क्योंकि ये 2D टॉलरेंस है, वो 3D है। फ्लैटनेस 3D है, ये स्ट्रेटनेस 2D है। तो हमने लाइन ली, दो लाइंस के बीच में ये साइड व्यू लाई करेगा। तो ये ऊपर नीचे अगर जाएगा तो 0.006 के बीच में जाएगा, उसके बाहर नहीं निकलेगा। दैट इज व्हाट इट मीन्स। तो जितनी भी टॉलरेंस है हम बात करेंगे, कंसेंट्रिसिटी, सर्कुलैरिटी, ये सब जोन्स के अंदर लाई करेगी। और कोई इसका कंफ्यूज इसमें होना ही नहीं है। ये सारा जोन्स का गेम है, नथिंग एल्स। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्लास में करते हैं, बट अभी के लिए इतना समझ जाओ। करेक्ट? ठीक है, ओके, थैंक यू।